सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? तो मैं रमेश बिरादर GFGC सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा सहायक प्राध्यापक सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा से BA 4th सेमेस्टर ऑप्शनल हिंदी का सत्र गुलबर्गा विश्वविद्यालय से संलग्न और ऐच्छिक हिंदी। आज का हमारा जो सेशन सत्र जो है 13वीं सत्र तो 13वीं सत्र को 13th सत्र को जाने से पहले हमने 12वीं सत्र में देखा कि राजभाषा क्या होता है और राजभाषा के तहत संविधान में किसकी प्राविधान दिया गया है। यानी हमने सीखा कि 343/1 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा माना गया और 351 के तहत यानी 351 आर्टिकल के तहत हिंदी भाषा को की प्रसार और प्रचार के लिए प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि जो दक्षिणी राज्य है वे अपने अपनी मातृभाषा को ही वहाँ राजभाषा के रूप देना चाहते थे। उसका विरोध था, तो इसलिए हिंदी का प्रचार प्रसार का भी उन्होंने प्रावधान रखा। तो इसके लिए इन सभी के लिए उन्होंने क्या किया, राजभाषा अधिनियम 1963 उन्होंने लाया। तो इस अधिनियम के बारे में थोड़ा हम जानेंगे, यानी अधिनियम का संक्षिप्त परिचय इस सत्र में करेंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा अधिनियम 1976, इन दोनों के बारे में आज का यहाँ सत्र चलेगा। तो हिंदी भाषा के विविध रूप, राजभाषा अधिनियम सत्र 13। तो राजभाषा अधिनियम 1963 इसे कहा जाएगा। धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन को प्रवर्त होगी। यानी ये जो राजभाषा अधिनियम है 1963 का राजभाषा अधिनियम है, यहाँ कब से प्रारंभ होगा? यहाँ जनवरी 1965 26वें दिन के, यानी 26 जनवरी 1965 को यहाँ प्रवर्त होगी। यानी आपको कभी कभी प्रश्न यहाँ भी आते हैं कि राजभाषा अधिनियम का प्रवर्तन वर्ष कौन सा रहा, तो आपको याद रखना है 2 साल बाद यहाँ इसको प्रवर्त किया गया। तो जिसे उपबंध इस तारीख से केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में उनका जो कानून बनाया गया 1965 से क्या होगा, तो वो कानून में लिखा गया कि केंद्र सरकार और सरकारी कागजात कामकाज अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत कर सकेंगी। तो इस परिभाषा का अधिनियम का परिभाषा हम देखें तो यहाँ है नियत दिन से, यानी 26 जनवरी 1965 से अभिप्रेत इस अधिनियम को किसी अन्य उपबंध के संबंध में वहाँ दिन अभिप्रेत है जिस दिन वहाँ उपबंध प्रवर्त होता है। हिंदी से वहाँ हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है। यानी वहाँ पर उपबंध में लिखा गया कि हिंदी को हमारे राज्य भाषा हम करेंगे, तो वहाँ हिंदी से उनका अभिप्रेत यानी हिंदी का मतलब जो देवनागरी लिपि है वही हिंदी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा बना रहना, यहीं पर दिक्कत है हमें। यहाँ उन्होंने क्या किया, फिर संघ की राजकीय और संसद के प्रयोग में
कि अंग्रेजी भाषा का बना रहना, उसको उन्होंने नहीं निकाला। संविधान के प्रारंभ में क्या बोला था? 15 वर्ष तक कालावधि के सीमित हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से ही, यानी पहले क्या कहा था? संविधान 1947 में जो आज 46 सितंबर 14 जो अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम में क्या कहा गया था कि 15 साल तक अंग्रेजी को साथ में रखेंगे और उसी के साथ 15 साल के बाद हमारी राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थान दिया जाएगा, जब तक साथ में रहने दो। मगर 1963 के अधिनियम में भी इन्होंने क्या किया? हिंदी के संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष तक कालावधि तक समाप्ति हो जाने पर उन्होंने क्या कहा? हिंदी के अतिरिक्त भाषा भी नियत दिन से ही संघ के उन राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वहां उस दिन से ठीक पहले से प्रयोग में लाई जाती थी तथा संसद में कार्य के व्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी। कौन? अंग्रेजी रह सकेगी। परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं माना, पत्रादि प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी। जिसने नहीं माना, अभी जैसे कि कर्नाटक है, राजभाषा इसको नहीं मानती है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ये ऐसे जो भी दक्षिणी राज्य है, वे लोग अगर से नहीं मानते हैं तो वो पत्र और अपने काम अंग्रेजी भाषा में भी बना सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ कानून वहाँ लाके फिर अंग्रेजी की, फिर उन्होंने क्या किया? अधिनियम अंग्रेजी का उन्होंने फिर कामकाज में लेने के लिए इसमें फिर जगह दी गई। इसके बाद आता है 1956 राजभाषा अधिनियम, 1947 राजभाषा अधिनियम। तो यहाँ जो अधिनियम बना, वहाँ राजभाषा अधिनियम शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग नियम 1956। तो इस अधिनियम के तहत राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या भी 11011 राजभाषा दिनांक 28/6/1976 प्रतिलिपि साकानी राजभाषा अधिनियम के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात यानी राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत फिर उन्होंने क्या किया? जब 15 साल के बाद भी अगले 15 साल का जो समय दिया गया था, उसके लिए 1976 का फिर एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम के तहत 1976 नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 नाम उसका था। इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, यानी तमिलनाडु राज्य वो जो गैर हिंदी प्रदेश है, उसके अलावा संपूर्ण भारत पर से राजपत्र प्रकाशन की तारीख के प्रवर्त होंगे। परिभाषा क्या है? इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यानी अधिनियम से राजभाषा अधिनियम 1963 अभिप्रेत केंद्र सरकार के कार्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित भी, अर्थात केंद्र सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग या सीमित या अधिकरण का कोई कार्यालय, केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में नियंत्रण में अधीन आने वाली कोई कंपनी या कोई कार्यालय। 1974 की यहाँ फिर और कहते हैं, कर्मचारी से केंद्रीय सरकार के कार्यालय नियोजित कोई व्यक्ति भी अभिप्रेत है। अधिसूचित कार्यालय से नियम 10 के उपनियम 4 के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है। हिंदी में प्रवीणता से अभिप्रेत है, यानी जो हिंदी में प्रवीण है, क्षेत्र के
से बाहर, क्षेत्र क से बाहर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। क्षेत्र ख से गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य, अंडमान निकोबार समूह से अभिप्रेत है। क्षेत्र ग च और छ के निर्दिष्ट से राज्यों से संघ से अभिप्रेत है। यानी मानना है कि हिंदी का कार्य साधन ज्ञान से नियम 10 में वर्णित कार्य साधन ज्ञान अभिप्रेत है। राज्यों आदि और केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि एक केंद्र सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क में किसी राज्य के संघ राज्य क्षेत्र को संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार या कार्यालय न हो या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे। यदि उनमें किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। यानी जो हिंदी क्षेत्र है, जो क ख ज जो क ख च छ जो भाग बनाए हैं, उन भागों में अगर से कोई पत्र भेज सकता है तो हिंदी में भेज सकता है। अगर से अंग्रेजी में भेजे तो उसके साथ हिंदी का भी एक प्रति होना चाहिए। वो हमारे लिए नहीं है, किसको छोड़ के है, ये तमिलनाडु को छोड़ के। केंद्र सरकार के कार्यालय से देखिए, ख के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को ऐसे राज्य संघ क्षेत्र से कार्यालय जो या व्यक्ति पत्रादि मामूली तौर पर हिंदी, यदि इनमें से किसी को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो क्या होता है, उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। यानी जो अभी मैंने ऊपर नाम लिया, जो क्षेत्र हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, अंडमान निकोबार, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम कुछ पत्र भेजते हैं, अंग्रेजी में भेजते हैं तो उसके साथ हिंदी की लिपि भी हमें भेजनी पड़ेगी। 1973 का है यह अधिनियम, कहता है भेजे जाए और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए। यानी क्षेत्र ख के किसी राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र से किसी व्यक्ति पत्र आदि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। केंद्र सरकार के कार्यालय के क्षेत्र ग में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय जो केंद्र सरकार के कार्यालय न हो या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे। ग जो ये गैर हिंदी क्षेत्र है, वहाँ पर जो भी पत्र है वे अंग्रेजी में होंगे। यहाँ बात फिर 1973 का जो 76 का जो राजभाषा अधिनियम था, वहाँ भी अंग्रेजी को क्या किया, फिर अंग्रेजी को पूरी तरह से हमने नहीं निकाला, फिर हमने सोचा कि अंग्रेजी रहे। तो क और ख में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रह सकते हैं या हिंदी में रह सकते हैं। अगर से अंग्रेजी में लिखते हैं तो हिंदी में जरूर रहेंगे। कौन से राज्य? जो हिंदी भाषी राज्य है। केंद्र सरकार के कार्यालय के बीच में जो भी पत्र आदि का व्यवहार होता है उसके बारे में अधिनियम क्या कहता है देखेंगे। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं कि जो इस अधिनियम के तहत आते हैं वहाँ लिखते हैं कि केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में की जा सकती है। केंद्र सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र क में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात से होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाएं, उससे अनुषंगिक बातों का ध्यान रखते हुए अवधारित करें। यहाँ क, ख या ग में स्थित केंद्र सरकारी कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। इसका बहुत
विस्तार से है। आपको ये सब कुछ जो विस्तार से लिखा गया है, ये कानून आपको चाहिए, या हिंदी राजभाषा अधिनियम का एक एक पॉइंट आपको चाहिए, तो आपको वहाँ जो मेरी इस वीडियो के साथ आपको एक नोट्स दिया जाएगा। उस नोट्स में आपको यहाँ हर एक बात हमने लिखा है और उसको इसके साथ जोड़ा है, तो आप ज़रूर उसको भी आप उसका भी आप प्रयोजन लीजिए। तो इसके साथ ही आगे क्या होता है, 1976 का जो पूर्ण जो विचार थे, वहाँ केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिंदी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कर्मचारियों का नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। यानी और हिंदी कार्य साधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उपनियम विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वहां राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है। उस वक्त कार्यालय में उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगी। मैनुअल संहिताएं ये सब कुछ, परंतु हिंदी नहीं, परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है, वहाँ साधारण व विशेष आदेश द्वारा केंद्र सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी किन्हीं उपबंध में छूट दे सकती है। अनुपालन और उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान या उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से उपपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे। केंद्र सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों के समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। यहाँ 1976 अधिनियम की प्रावधानों के तहत यह सब कुछ लाया गया, यानी यहाँ पर भी अंग्रेजी को हिंदी की साथ जोड़ा गया और जब तक कोई भी राज्य अंग्रेजी का उपयोग कर सकता है, तो अपने दिल से वहाँ 15 साल की छूट चली गई। अपने दिल से वो जितने दिन तक भी अंग्रेजी को वहाँ क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। और इसके साथ वहाँ कितने दिनों तक कर सकता है, पहले 15 साल, फिर आगे 15 साल, अभी आगे कोई साल वाल नहीं है, कितने भी दिन तक वो अपने इच्छा से, जब तक हम राजभाषा अधिनियम के तहत हिंदी में हम पत्र व्यवहार करेंगे, हम हिंदी को अपना राजभाषा मानेंगे, जब तक वो नहीं कहते, यानी राज्य स्वयं अपने स्व इच्छा से हिंदी को अपनी राजभाषा नहीं मानते, तब तक वहाँ अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ या अंग्रेजी का प्रयोग वे कर सकते हैं। यहाँ अधिनियम 1976 राजभाषा अधिनियम धारा 8 प्रावधानों के तहत राज्यसभा में नियम 8/1 के तहत बनाया गया है। तो इसके लिए और आपको संक्षिप्त में चाहिए तो आपको लोक भारती प्रकाशन संस्करण 2010 के राजभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान, इसके बारे में आपको आप पढ़ सकते हैं। संविधान में हिंदी, इग्नो दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नो यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में आपको संविधान में हिंदी का पुस्तक मिलेगा। प्रयोजन मूलक हिंदी की नई भूमिका, कैलाश नाथ पांडे, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। यहाँ संदर्भ ग्रंथ सूचियाँ हैं, इसे हमने उपयोग में लिया है। तो इसी के साथ हमने क्या सीखा कि राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा अधिनियम 1976, इन सब का हमने क्या किया, संक्षेप में उसकी जानकारी प्राप्त की और अनुच्छेद 1976 के अनुसार हिंदी भाषा व अन्य प्रादेशिक भाषाओं में समन्वयता लाने के लिए
भारतीय भाषाओं को क ख ग क्षेत्रों में विभक्त कर दिया। क क्षेत्र हिंदी भाषा क्षेत्र है। क क्षेत्र यहाँ हिंदी द्वितीय भाषा है। ख जो है वह जो क्षेत्र है वहाँ पर हिंदी द्वितीय भाषा है। ग जो है दक्षिण भारत के राज्य यानी अंग्रेजी के साथ मातृभाषा एवं एक प्रति हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। राजभाषा का जो आशय है राजकाज की भाषा से तथा राष्ट्रभाषा का तात्पर्य किसी भी राष्ट्र की आकांक्षाओं संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली भाषा से है। यानी राजभाषा का मतलब या उसका आकांक्षा क्या है, ये राष्ट्रभाषा की आकांक्षा है या राजकाज की भाषा है जो राष्ट्र की या कोई राष्ट्र का तात्पर्य किसी भी राष्ट्र की आकांक्षाओं संवेदनाओं की अभिव्यक्त करने वाली भाषा राजभाषा है। तो इसी के साथ हमारा आज का यहाँ सत्र समाप्त करने से पहले मैं थोड़े उसका शब्दावली का भी थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ। राजभाषा जो राजकाज में प्रयुक्त होने वाली संवैधानिक भाषा, राष्ट्रभाषा देश की संवेदना को सामूहिक अभिव्यक्ति देने वाली भाषा, विनिर्दिष्ट लागू करना। अभी इतने बार मैंने विनिर्दिष्ट किया जाता है, मैंने जितने बार कहा है ना उसका मतलब क्या है, लागू करना। प्राधिकृत यानी निर्देशित, प्राधिकृत का मतलब क्या है, निर्देशित। अनुच्छेद संविधान के बनाए हुए धाराएं अनुच्छेद कहलाते हैं। तो इसी के साथ मेरा यहाँ सत्र हिंदी राष्ट्रभाषा या हिंदी के राजभाषा अधिनियम यहीं पर समाप्त होता है। तो इसी के साथ मैं आज का यहाँ सत्र समाप्त करता हूँ और अगले सत्र में हम नई विषय को लेकर हम फिर हाजिर होंगे जो हिंदी की भाषा के विविध रूप में आएंगे। तो अभी हमने कौन से विषय सीखा, संपर्क भाषा, राजभाषा। अभी आगे आएंगे जो हिंदी भाषा के विविध रूप में आते हैं राजभाषा के साथ। हम अगले सत्र में राजभाषा के बाद अगले सत्र में जो विषय हम पढ़ेंगे उसका आपको मैं सूचना अभी दे दूंगा। अगले सत्र में हम कौन से क्लास लेने वाले हैं। तो इसी के साथ मेरा यहाँ सत्र समाप्त होता है। जय हिंद, जय कर्नाटक।